अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से हैं। और जैसा कि अभी हम लोग ने कल हिंदी के लोक भारती है ना, कल हमने हिंदी के 2 लेक्चर हमने लोक भारती के किए थे। अभी जो नेक्स्ट 2 लेक्चर हो गए वो मेरे मराठी के हो गए। तो मराठी में जैसा कि हम लोगों के भाग 1 और भाग 2 है ना पूरा हो गया है, और इतना आपको अभी ये टेस्ट में भी आने वाला है, यूनिट 1 आने वाला है एग्ज़ाम में। जो अभी आपके 7 तारीख से पेपर हो गए उसमें यूनिट 1 आएगा, है ना। और भाग 2 भी ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो अभी भाग 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो भाग 3 को शुरू करने से पहले इसमें से कुछ जो पार्ट है वो ओमिट है। तो जैसा कि अभी 9th पोएम है भाग 3 में, फिर 10 है, 11, 12 और एक रैपिड रीडिंग है। तो इसमें से क्या ओमिट है पहले हम लोग वो देखते हैं। तो भाग 3 में जो 10th जो चैप्टर है रंग साहित्याचे, चैप्टर नंबर 10, ये वोमिट है। और उसके बाद इसी यूनिट में जो रैपिड रीडिंग है जगन कैक्टसचं मिला आप लोग को। यूनिट 3 में जो जगन कैक्टसचं जो स्थूल वाचन है वो भी वोमिट है। तो हमको भाग 3 में क्या पढ़ना है, पोएम नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और पोएम नंबर 12। यानी भाग 3 में सिर्फ 3 ही चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप मार्क करके रख दो यूनिट में। तो यूनिट 3 में रंग साहित्याचे चैप्टर नंबर 10 वोमिट है। फिर उसके बाद में जो लास्ट जो रैपिड रीडिंग है जगन कैक्टसचं, ये भी वोमिट है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं भाग 4 में। भाग 4 के अंदर जो 14th चैप्टर है बीच पेरले गेले, 14th चैप्टर जो है बीच पेरले गेले, ये वोमिट है। तो भाग 4 में से सिर्फ एक चैप्टर वोमिट है, 14th बीच पेरले गेले, बाकी सब आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अपने पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। भाग 3 में जो पोएम है ना औक्षण, तो आज हम लोग जो पोएम औक्षण है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। टेक्स्ट बुक आपके, आई होप आपके सामने टेक्स्ट बुक है, नहीं है तो टेक्स्ट बुक ले लो, ठीक है। और मीनिंग्स पेंसिल से बराबर से लिखना, ओके। क्योंकि अब देखो हिंदी हम लोग देख रहे थे, हिंदी कैसा था, थोड़ा सा इजी पड़ता है, उसमें ज़्यादा होते हैं हार्ड वर्ड, बट इतने नहीं होते जितने मराठी में होते हैं। क्योंकि आपको एक बार हिंदी समझ में आ जाती है, बट आपको जो डाउट रहता है वो ज़्यादा मराठी में रहता है, ठीक है। तो जो औक्षण पोएम है उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो इसके जो पहले मैं आपको पोएम जो है ना वो रीड करके इसके जो हार्ड वर्ड्स हो गए वो पहले मैं लिखा दूंगा, फिर उसके बाद में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग अभी औक्षण पोएम आप आपके टेक्स्ट बुक में निकालो। पेज नंबर 33 पे औक्षण पोएम है। और अभी टेस्ट की जो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बोला था कि प्रैक्टिस शुरू रखो, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि क्या ग्रामर वगैरह रहेगा, बेसिक ग्रामर रहेगा हिंदी मराठी में, और 9th स्टैंडर्ड का ग्रामर रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड का जो ग्रामर है जो आपने 9वीं में पढ़े हो उसी का कुछ हिस्सा हम लोग अभी एग्ज़ाम में देंगे। फिर बाद में जब नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हम लोगों ने प्लान किया है कि आपको ग्रामर वगैरह हम लोग समझाएंगे जो आपके मेन पोर्शन में है 10वीं में। चलिए देखते स्टूडेंट, औक्षण मीनिंग्स पे ध्यान देना। औक्षण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले औक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे जो नॉन मुस्लिम्स जो भाई बहन हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो लोगों का एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है। आपने कभी देखा होगा, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल इसका दे सकता हूँ औक्षण का, कि रक्षाबंधन में आप देखते हो कि एक
रक्षाबंधन में जो है बहन भाई को राखी बांधती है, और राखी बांधने के बाद उसके हाथ में एक प्लेट होती है, उसमें एक लैंप होता है छोटा सा, फिर कुंकू होता है माथे पे लगाने, टीका, कुछ मीठा रखा रहता है, और वो अपने भाई की जो है वो आरती उतारती है। जैसे कि मंदिर में हम लोग देखते हैं कि भगवान की आरती उतारी जाती है। तो ऑक्शन का मतलब क्या? अ होली कस्टम ऑफ वेविंग अ प्लेटर, यानी एक होली कस्टम है जो प्लेटर की मदद से वेव किया जाता है। वेविंग अ प्लेटर विथ लैम्प, उसके अंदर एक लैंप होता है, समझ में आ रहा है? तो उसको कहते हैं ऑक्शन। यानी ऑक्शन को हम मराठी में ऐसा कह सकते हैं, ओवाळणे। ओवाळणे मतलब आरती उतारना। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवाळणे मतलब आरती उतारना। अभी ये जो पोयम है, इस पोयम में जो पोइटिस है इंदिरा संत, इन्होंने बॉर्डर पर जो आर्मी हमारे लिए हमेशा मतलब दिन रात हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हुई है बॉर्डर में, ताकि दूसरे कंट्री के जो लोग हैं या दूसरे कंट्री की जो आर्मी हमारे सरहद में, हमारे देश में इंटर ना करे और हमें किसी बात की तकलीफ़ ना हो। इसलिए जो सीमे पर जो नौजवान जो सिपाही जो लड़ रहे हैं ना, उनका ऑक्शन पोएटिस ने पूरे हमारे हिंदुस्तानियों की तरफ से किया है। और ये ऑक्शन करते वक्त, मतलब इस आरती को उतारते वक्त उनकी भावनाओं को, है ना, जो पोएटिस के मन में जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को उसने इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया है। ओके, तो ये एक ऑक्शन है पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से। किसको? बॉर्डर पे लड़ने वाले हमारे आर्मी मैन्स को, हमारे सिपाहियों को। ओके, चलिए इसका पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं। परिचय जो सेकेंड पैराग्राफ है, यानी ऊपर से 6 लाइन, मीनिंग पे ध्यान देना स्टूडेंट। सीमेवर लढायला जाण्यासाठी, बॉर्डर पर, सीमेवर मतलब बॉर्डर पर, लढायला जाण्यासाठी, लड़ने के लिए, सुसज्ज झालेल्या जवानाला, सुसज्ज यानी एकदम तैयार, एकदम रेडी, जवानाला यानी जो हमारे आर्मी मैन हैं, साऱ्या देशवासियांकडून, हमारी पूरी कंट्री की तरफ से केले जाणारे हे औक्षण आहे, किया जाने वाला एक ऑक्शन है। ऑक्शन मतलब आपको समझ में आ गया, अभी आरती उतारना। मैं अभी ऑक्शन वगैरह अगर वर्ड यूज़ करूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन, और औक्षण करते वक्त मन में आने वाले जो अलग अलग जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वर्णन, एक्सप्लेनेशन कवित्री ने, पोइटेस ने प्रस्तुत कवितेतून व्यक्त केला है, इस पोएम में एक्सप्रेस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहले हम लोग मीनिंग लिख लेते हैं जल्दी से। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, नाही मुठीमध्ये द्रव्य, मुठी मतलब मुट्ठी में, द्रव्य मतलब पैसा, वेल्थ, ओके, संपत्ति जिसको हम कहते हैं, वेल्थ। नाही शिरेमध्ये रक्त, शिरेमध्ये, शिरेमध्ये मतलब नसों में, यानी हमारी जो वीन्स है, हमारी जो नस है, रक्त तो आप समझते हो, ब्लड। काय करावे कळेना, काय करावे कळेना, कळेना मतलब वी डोंट नो। नाही कष्टाचे सामर्थ्य, कष्टाचे सामर्थ्य, कष्ट हार्डवर्क, सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ, एनर्जी, ओके, पावर, जिसको मराठी में कहते हैं शक्ति, बल। जीव ओवाळावा तरी,
जीव ओवाळावा, ओवाळणे, जीव ओवाळणे मतलब यानी टू गिव वंस लाइफ फॉर, यानी हम कह सकते हैं टू सेक्रीफाई वंस लाइफ, यानी जीवन कुर्बान करने। देखो ओवाळने का तो एक मतलब होता है वो आरती उतारना, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, जीव ओवाळने, मतलब इसको देखो जीव को भी इंक्लूड किया गया, मतलब लाइफ को भी, यानी क्या, टू सेक्रीफाई लाइफ, ओके, टू सेक्रीफाई वंस लाइफ, ठीक है। जीव किती हा लहान, समझ में आ रहा है आपको, लहान मतलब स्मॉल। तुझ्या शौर्य गाथे पुढे, शौर्य गाथा मीन्स पराक्रमाची कथा, मीन्स वॉट, द टेल ऑफ वेलर, मतलब क्या, बहादुरी की कहानी, ओके, स्टोरी ऑफ वेलर यानी एक बहादुरी की स्टोरी। त्याची केवढीशी शान, शान तो आप समझते हो, ऑनर, डिग्निटी जिसको हम कहते हैं, डिग्निटी वैल्यू है ना, इज्जत। वर घोंगावे बंबारा, घोंगावे बंबारा, घोंगावे मतलब क्या होता है, मतलब रोर्स साउंड, यानी प्रचंड आवाज़ जिसको हम कहते हैं, जो बड़ी बड़ी आवाज़ होती है। वर घोंगावे बंबारा, बंबारा, बंबारा मतलब जैसा हम कहते हैं ना ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, या साउंड ऑफ गन शॉट्स, यानी बंदूक की आवाज़। बंदूक की आवाज़ से याद आया स्टूडेंट्स, मुबारक हो पबजी बंद हो गया है ना, पबजी को बैन कर दिया गया। अब मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ तो शायद आप लोगों को, कितने लोगों को मतलब आप उसमें बिज़ी रहे होगे। चलिए, अब वो कैसा है उसका कोई ना कोई फिर तोड़ आ जाएगा, है ना। मतलब आज लाइफ हमारी मतलब इतनी फॉरवर्ड हो गया हम कि हम उसका कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। जैसे टिकटॉक बंद हो गया तो अलग ऑप्शन कुछ आ गया होगा। तो ये बम्बारा गन शॉट से याद है पबजी के बारे में, तो सोचा आपको मैं बता दूं, और आपको पता भी होगा हम लोग से ज़्यादा, है ना। कितने लोगों का तो दिल टूट गया होगा पबजी में, दिन रात जो गुज़रते थे हमारे दिन और रात, पढ़ाई को बाजू में रखकर उस पबजी ने साथ छोड़ दिया हमारा, है ना। और वो तो अच्छा होगा कि आपके ये एग्ज़ाम से पहले ही साथ छूट गया, थोड़ा बहुत तो आप कंसंट्रेट कर लोगे अभी। क्या पता, कभी कभी हम लोग को ऐसा डाउट होता है कि लेक्चर के बहाने से सब मोबाइल सामने रख के, पता नहीं पेरेंट्स तो बेचारे सोचते हैं कि आप लेक्चर सुन रहे हो, म्यूट करके पता नहीं शायद आप पबजी खेल रहे होगे। अब पता नहीं, सब तो नहीं करते होगे, बट आप लोग में से कुछ लोगों ने तो कभी ना कभी तो ऐसा किया ही होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाई पे कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। पुढे कल्लोळ धुराचे, कल्लोळ, कल्लोळ मतलब लार्ज वेव, एक बहुत बड़ी जो वेव होती है ना उसको कहते हैं। और धूर, धूर मतलब क्या, धुआं, जो धुआं होता है, जो धुआं उठता है, जैसे हम बैटल फील्ड में देखते हैं, है ना, चारों तरफ धुआं होता है। धड़धड़त्या तोफातून, धड़धड़त्या यानी एक्सप्लोडिंग जिसको हम कहते हैं ना, यानी फायरिंग, फायरिंग। तोफातून, तोफ आपको पता है टैंक्स, है ना, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, टैंक, गन शॉट, ये सब आपको पता है। तुझे पाऊल जिद्दीचे, पाऊल मतलब फुटस्टेप्स, जिद्द मतलब यहाँ पर मतलब है करेज, जिद मतलब एक होती है जिद, तो यहाँ पे जिद का मतलब हो गया करेज, हिम्मत, ओके। तुझी विजयाची दौड़, विजय, सक्सेस, विक्ट्री। दौड़ मतलब जिसको हम ऐसा कहेंगे, मार्चिंग होती है ना, मार्चिंग, जैसे कि मार्च करते हैं कौन, आर्मी मैन, हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी को देखते हैं ना, वो मार्चिंग करते हैं, परेड करते हैं, है ना। तो मतलब क्या हो गया, मार्च ऑफ विक्ट्री, यानी विक्ट्री की मतलब सक्सेस उन्होंने हासिल किया और वो मार्चिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डोळे भरून पहावे, डोळे भरून पाहणे, टू एन्जॉय, है ना, साइड ऑफ समवन्स हार्ट्स कंटेंट, मतलब क्या कि प्रेमाने अनुभवणे, टू ऐसा लिख सकते हो आप, टू एन्जॉय विथ लव, आंखें भरकर देखना, जैसे कि माँ अपने बेटे को आंखें भरकर देखती है,
है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया कि टू एन्जॉय साइड ऑफ समवंस, है ना, किसी को आंखें भर कर देखना, और समथिंग टू वंस हार्ट कंटेंट, या बोलते हैं जैसे एक माँ, इसका सिंपल मतलब ध्यान में रखो कि जैसे कि माँ अपने बच्चे को आंखें भर कर देख रही है। ओके। आसवांची, आसव तो आपको पता है अश्रु, टीयर्स। ज्योत ज्योत पाजड़ावी, ज्योत मतलब जो दिए की जो लौ होती है, जो फायर होती है। पाजड़ावी, पाजड़ाने, पाजड़ने मतलब पेटवणे, पेटवणे मतलब लाइटन अप करना। ओके, लाइटन अप। अशा असंख्य ज्योतींची, असंख्य मतलब इन्फिनाइट, है ना, अनकाउंटेबल, इसको मराठी में कहते हैं अगणित, अनकाउंटेबल, अगणित। ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, राखण का मतलब होता है रक्षण, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। जैसा इसका एक फ्रेज़ भी है, राखण करणे, यानी रक्षण करणे, टू प्रोटेक्ट, टू सेफगार्ड। ओके। दिन दुबळ्यांचे, असे दिन दुबळे, दिन दुबळे मतलब गरीब, वीक पीपल्स, हेल्पलेस पीपल, पुअर पीपल्स। ओके। तुला एकच औक्षण, औक्षण का मतलब हम देख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मीनिंग आप लोग ने लिख लिया हो। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ध्यान देना बराबर से एक्सप्लेनेशन में, और मीनिंग्स जो अगर आपने सही से लिखे हो तो आपको एक्सप्लेनेशन भी इजीली समझ में आ जाएगा। ओके। और अगर कुछ डाउट रहा तो जैसा कि आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को पीछे करके रिवाइंड करके आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त। तो सबसे पहले तो हम ये दिमाग में ले लें कि यहाँ पे जो पोइटेस है वो बॉर्डर पर लड़ने के लिए गए हुए जो हमारे सैनिक है, जो हमारी आर्मी है, उनके तरफ एक कृतज्ञता, मतलब उन्होंने एक रिस्पेक्ट, एक फ़िक्र जाहिर करते हुए हम लोगों को, है ना, हम लोगों को पॉइंट आउट करके कहा है कि अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है पॉइंट, ना ही मुठीमध्ये द्रव्य ना ही शिरेमध्ये रक्त। पोइटेस यहाँ पे क्या कह रही है कि आप मतलब अपना लव, अपना ग्रैटिट्यूड, है ना, तुम पे एक्सप्रेस करने के लिए, मुठीमध्ये द्रव्य मतलब हमारे मुट्ठी में पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे पास हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम आपके ऊपर दौलत निछावर करें, यानी हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम पैसे आप पे निछावर करें। ठीक है, समझो आप पोएम को कैसा कह रही पोएट, ऐसी हमारी कंडीशन है। ना ही शिरे मध्य रक्त, हमारे वीन्स में इतना इनफ ब्लड भी नहीं है। ठीक है, तो पोइटेस क्या कहते कि काय करावे कळेना, ना ही कष्टाचे सामर्थ्य। और वो कहते कि हमारे मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हें अप्रिशिएट कैसे करें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ, उतनी पावर भी नहीं है जितनी तुम्हारी है। देखो यहाँ पे पोइटेस ने आर्मी मैन की जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो करेज है, उसको मतलब उसने सहारते हुए, है ना, उसकी तारीफ़ करते हुए वो पोइटेस कह रही है, वो क्या कह रही है कि हमारे पास देखो इतना पैसा नहीं है कि हम तुम पर निछावर करें, हमारे मतलब हमारे वीन्स में इतना ब्लड भी नहीं है। और वो कहती है कि आर्मी मैन जो आप लोग हो कि हम कैसे हम तुम्हारी तारीफ़ करें, हम कैसे तुम्हें अप्रिशिएट करिए, समझ में ही नहीं आ रहा है। काय करावे कड़े ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ना ही कष्टाचे सामर्थ्य, हमारे अंदर उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही पोएम ना। देखते आगे। जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्यगाथे पुढे त्याची केवढीची शान। जीव ओवाळा तरी जीव किती हा लहान।
पोइटिस यहाँ पे कह रही कि सच पूछा जाए तो हम तुम्हारे पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना चाहते हैं। मतलब तुम्हारी इतनी तुम्हारी जो हिम्मत है, तुम्हारी जो करेज है, ऐसा मतलब दिल करता है कि हम अपनी जान तुम्हारे पर निछावर करें। जैसा मैंने आपको मीनिंग लिखा है, जीव ओवाळणे, है ना, मतलब टू सेक्रीफाई, मतलब हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को आप पर कुर्बान कर दें। समझ में आ रहा है ना। लेकिन हमारी जो जान है वो बहुत छोटी है। कितनी हाँ लहान, मतलब बहुत ही स्मॉल, मतलब इसका मतलब क्या होगा ना, शुद्र, यानी एकदम छोटी सी, मतलब वी कैनॉट कंपेयर, मतलब हम उनको आपके साथ, आपकी हिम्मत के साथ तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। आपकी हिम्मत के कंपैरिजन में हमारी ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। समझ रहे हो, लहान का मतलब स्मॉल होता है, तो यहाँ पे मतलब क्या हो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी हिम्मत के आगे। मतलब अगर हम अपनी जान भी निछावर कर देना तो भी कम है, ऐसा वो कह रही है। तुझ्या शौर्य गाथे पुढे त्याची केवढीशी शान, और तुम्हारी जो पराक्रम की जो कहानियाँ हमने सुनी है, जो आप पराक्रम करते हो, जो आप हिम्मत दिखाते हो, है ना, तो उन स्टोरीज़ के आगे त्याची केवढीशी शान, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये बहुत मामूली है हमारी ज़िंदगी। मतलब यहाँ पे पोइटिस कहती है हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी तुम पर निछावर कर दें, लेकिन हम जब देखते हैं तुम्हारी कहानियाँ, तुम्हारी हिम्मत की कहानियाँ जब देखते हैं ना, तो लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो आपकी हिम्मत की कहानियों के आगे, आपकी हिम्मत के आगे तो कुछ भी नहीं है। केवड़ीशी शान, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी ज़िंदगी एकदम मामूली है। मतलब यहाँ पे पोइटिस को यही कहना है कि हमारे सैनिकों के लिए हम जितना कुछ सेक्रीफाई करें उतना कम है। देखो हमारे जो आर्मी मैन हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वो हमारे लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात हैं। उनके अंदर एक गट्स है, उनके अंदर एक फीलिंग है। उनको लगता है कि नहीं, हमारी ज़िंदगी जो हमारी ज़मीन के लिए, हमारी भारत भूमि के लिए बनी। देखो हर कोई तो सैनिक नहीं बनता ना। अगर आप लोगों से भी पूछा जाए तो बहुत ही रेयरली स्टूडेंट बोलेंगे कि हमें मतलब आर्मी में जाना है, हमें आर्मी ज्वाइन करना है। बहुत रेयर। ये तो ज़्यादातर तो हमको डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, यही सब बनना है। बहुत ही कम लोगों का ग्रुप ऐसा होता है ना जो सोचते हैं कि हम आर्मी में जाए और हमारे देश की हम सेवा करें। तो देखो अगर हम आर्मी में नहीं जा सकते, अगर हम इस तरह से नहीं कर सकते, तो हम एटलीस्ट उन आर्मी मैन की, उन सैनिकों की हम रिस्पेक्ट करें, उन्हें हम इज़्ज़त दें। लेकिन आज उन्हीं की कंडीशन हम देखते बहुत ख़राब है। जिनको वाकई में जो सपोर्ट मिलना चाहिए ना, वो सपोर्ट इन आर्मी मैन को नहीं मिलता। वो बेचारे घर-दार छोड़कर बॉर्डर पे है, पता नहीं कब लड़ाई शुरू हो जाए। उन्हें खुद नहीं पता कि वो कब शहीद हो जाए। लेकिन वो अपने फैमिली, अपने घर के बारे में नहीं सोचते, वो हमारे बारे में सोचते हैं। तो ये ट्रिब्यूट है, ये पोएम उन आर्मी मैन के लिए जो हमारे लिए, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। हम उनको दिल से सल्यूट करते हैं। आप में से कुछ बच्चों के फैमिली में, कुछ रिलेटिव्स या कोई दोस्तों में कोई आर्मी में होगा। प्राउड फील होगा उनको अपने बच्चों पर, अपने दोस्तों पर, कि हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर के कुछ लोग आर्मी में हैं, और प्राउड फील करना भी चाहिए। तो यहाँ पे पोइटिस ने बस एक ट्रिब्यूट दिया है। वो यही कहती है कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है आपकी हिम्मत की कहानियों के आगे। तो वो सेक्रीफाई करना, मतलब अगर हम सेक्रीफाई भी करते तो कोई वैल्यू नहीं करती वो चीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप पोएम आपको समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुराचे, धडधडत्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे। अब यहाँ पे वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुराचे। जब लड़ाई होती है तो बैटलफील्ड तो हमने तो प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं, लेकिन हमने मूवीज़ में ज़रूर देखा है। हम देखते हैं जब बैटलफील्ड में जब लड़ाई होती है तो चारों तरफ बम की आवाज़ें सुनाई देती है ना, गन शॉट की आवाज़ें सुनाई देती है। और कल्लोळ धुराचे,
बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, चारों तरफ धुआं फैलता है। आपने तो ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा गेम्स में। आप पबजी खेलते होगे ना, तो उसमें आपने या तो कोई दूसरा गेम में आप देखे होंगे कि वो ही होता है, बैटलफील्ड है, गन लेके हम उतर जाते हैं मैदान में, टैंक यूज़ करते हैं, गाड़ी यूज़ करते हैं, और वो सब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए उस बहाने से, उस गेम के बहाने से तो एटलीस्ट आपने बैटलफील्ड को एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम बैटलफील्ड पे कभी गए नहीं और न जाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो आर्मी में है ही नहीं ना। तो यहाँ पे पोइटिस क्या कहती है कि ऊपर आसमान में जो प्लेन है वो उड़ते रहते हैं और बॉम्ब्स गिराते हैं, ऊपर से फायरिंग करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, चारों तरफ धुआं फैलता है। धड़धड़त्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे, लेकिन अब चारों तरफ धुआं है, टैंक की आवाज़ें सुनाई दे रही है, टैंक्स में से मतलब वो भी फायर कर रही है, लेकिन जो आर्मी मैन होते हैं ना, जो हमारे बहादुर जो सैनिक हैं, वो बिना डरे दुश्मनों से लड़ने के लिए वो ज़िद से आगे बढ़ते हैं। यानी वो बहुत ही डेयरिंग से, वो अनस्टॉपेबल होते, वो नहीं डरते इस धुएं से, वो नहीं डरते फायरिंग से, वो बिंदास उन तोहफ़ों के बमबारी में से भी आगे बढ़ते हैं, उस धुएं में से रास्ता निकालते हैं, ज़िद से आगे बढ़ते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, करेज उनके अंदर होता है। तो ये हिम्मत सिर्फ वो आर्मी मैन ही कर सकते हैं, क्योंकि इतने ऐसी सिचुएशन में दुश्मनों से लड़ना बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है। तो पोइटिस साहब ये कहती है कि आपको सल्यूट हम करते हैं कि आप इतनी ज़िद से आगे बढ़ते हो कि कुछ भी हो जाए हमें दुश्मनों को हराना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पाहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। तुझी विजयाची दौड़ डोळे भरून पाहावी। पोइटिस यहाँ पे कहती है कि हमें पूरा यकीन है कि हर बार आप बैटलफील्ड में जीतोगे, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाई करते हो और पूरी हिम्मत से आप लड़ते हो, और इस जीत को हम आंखें भर कर देखते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक माँ अपने बेटे को आंखें भर कर देखती है, प्यार से देखती है, तो हम आपकी जीत को पोइटिस कहती है कि हम आंखें भर कर देखते हैं। डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी, और ये देखते वक्त हमारी आँखों से अश्रु बहते हैं, आंसू बहते हैं, और उन आंसुओं की ज्योत से हम तुम्हें इज्जत देते हैं, हम तुम्हें मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। पाजड़ने का मतलब हम लोग ने लिख चुके हैं ना, कि पाजड़ने मतलब हम लोग ने क्या लिखे हैं। अगर आप लोग ने मीनिंग लिखी ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको फिर वो समझ में। पाजड़ने का मतलब जो एक लौ होती है ना, जो ज्योत होती है जलती हुई। तो पोइटिस यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम अपनी आँखों के आंसुओं से, हम अपनी आँखों का आंसुओं को, उसने ज्योत कहाँ है, लौ कहाँ है, हम आपकी आरती उतारते हैं, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो तुझी विजयाची दौड़ डोळे भरून पाहावे, हम आपके सक्सेस को आंखें भर कर देखते हैं। डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी, और अपने बहते हुए आंसुओं से, हम अपने आंसुओं से आपको दिल से हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं। लास्ट की 4 लाइन बची स्टूडेंट्स। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांची असे तुला एकच औक्षण। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, पूरे हिंदुस्तान में असंख्य, अनलिमिटेड ऐसी ज्योति तुझ्या मागून राखण मतलब तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए हम हैं। ऐसे अनकाउंटेबल लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जो हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम तुझ्या मागून राखण मतलब हम तुम्हारी प्रोटेक्शन में हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसा कि हमारी दुआ आपके साथ है, इसका मतलब एक ही हो गया कि हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। दिन दुबळ्यांची असे तुला एकच औक्षण, और जितने भी पुअर, गरीब, वीक लोग हैं,
जो गरीब लोग हैं, हम तुम्हें दिल से उवाड़ते हैं, हम तुम्हारी आरती उतारते हैं और हम तुम्हें एक लंबी ज़िंदगी की दुआ देते हैं। दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच ऑप्शन, जब आरती उतारी जाती है तो आरती इसलिए उतारी जाती है कि बुरी नज़र से बचे। तो यहाँ पे पोइटेस कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हम तुम्हारी आरती उतारते पूरी आर्मी की, और हम दिल से आपके लंबी ज़िंदगी के लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई है। और मैंने आपको हर बार बोला हूँ कि हिंदी और मराठी में जब भी आप पोएम वगैरह पढ़ोगे तो उसकी जितनी भी कृति है उसको आप लोग सीधे सीधे याद कर लेना, क्योंकि कैसा होता है ना कि कृति को पोएम में से ढूंढकर लिखना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। एक बार मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि चैप्टर के पैराग्राफ आप सॉल्व कर लोगे एक बार, लेकिन पोएम की लाइंस को सेम नहीं लिख सकते ना, उसको थोड़ा सा फॉर्म करना पड़ता है। कुछ कुछ जगह पे सेम, कुछ कुछ जगह पे अपने ओन वर्ड में फॉर्म करना पड़ता है। तो इसका बेस्ट वे क्या है, आसान तरीका, कि आप पोएम की कृति को सीधे सीधे याद कर लो, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके लिए आसानी होगी, है ना। चलिए इसकी कृति हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है इसमें। देखो पहला क्वेश्चन है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, मतलब आपको 1 लाइन में इसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कष्टाचे सामर्थ्य अपुरे केव्हा वाटते, यानी कष्टाचे सामर्थ्य यानी हमारी जो कैपेबिलिटी है वो कब हमें इनकम्प्लीट लगती है। कब, तो जब जेव्हा मुठीमध्ये द्रव्य व शिरेमध्ये रक्त नसते, जैसा हमने पहली लाइन में पढ़े ना कि हमारे मुट्ठी में दौलत नहीं है इनके ऊपर निछावर करने, ना हमारे अंदर इतना इनफ ब्लड है, तब ऐसा लगता है कि हमारी जो हिम्मत है वो इनकम्प्लीट है। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो आप डाइजेस्ट में से याद करके लिखो या देख के लिख लो पहले, फिर बाद में याद कर लेना। सैनिकाचे पाऊल जिद्दीचे का वाटते, यानी एक आर्मी मैन का जो कदम है वो ज़िद वाला क्यों लगता है। सिंपल है, क्योंकि चारों तरफ धुआं है, फायरिंग हो रही है, फिर भी उसमें वो बिना डरे लड़ते हुए, मतलब वो बिना डरे वो लड़ रहा है, इसीलिए उनके कदमों को ज़िद के कदम कहा गया है ना। मैं सिर्फ आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आंसर्स आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डोळे भरून पहावे असे दृश्य कोणते, ऐसा कौन सा नज़ारा जो आंखें भर के हमें देखना है। वही ना, जब सैनिक जीत कर ना मार्चिंग ऑफ विक्ट्री जब वो करता है, विक्ट्री मार्च जब वो करता है, जब वो आगे बढ़ता है जीत कर, वो सीनरी को हमको ऐसा लगता है कि हम आंखें भर कर देखें। योग्य पर्याय निवडा, सही ऑप्शन चूज़ करना है आपको। सैनिकाचे औक्षण केले जाते हैं, एक आर्मी मैन की आरती उतारी जाती है, तो किससे, डोळ्यातील, सेकेंड ऑप्शन आएगा ना, डोळ्यातील आसवांच्या ज्योतींनी, मतलब हम अपने आँखों के ज्योति से उनकी आरती उतार रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कवितेतील दीन दुबळे म्हणजे, इस पोएम में दीन दुबळे किसको कहा गया, दीन दुबळे उनको कहा गया म्हणजे कौन, मतलब हमारे फोर्थ ऑप्शन आएगा, सैनिकांच्या जो हमारे आर्मी मैन है ना, आर्मी मैन के कार्याचा अभिमान बाळगणारे देशवासी, मतलब हमारे आर्मी मैन की जो काम को अप्रिशिएट करने वाले हैं, अभिमान रखने वाले जो हम हिंदुस्तानी हैं, उनको कहा गया है दीन दुबळे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य स्टूडेंट आपको पता है काव्य सौंदर्य में क्या करना होता है, कि काव्य सौंदर्य में आपको जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन पॉइंट्स को आपको यानी जो पोएम की लाइन है ना, उस पोएम की लाइन को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कविते अभी जैसा कि अभी इसमें काव्य सौंदर्य में पहला क्वेश्चन दिया है, खाली लोळीचे रसग्रहण करा। रसग्रहण में आपको ये जो 4 लाइन दी है, तो पहला आपको आशय सौंदर्य, फिर काव्य सौंदर्य, फिर उसकी भाषिक वैशिष्ट्य क्या है ना, फिर उसके बाद में ये 3 पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना होता है काव्य सौंदर्य में। ठीक है, तो रसग्रहण में, फिर उसके बाद में कुछ पोएम की लाइंस दी हुई है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको अभी भी थोड़े देर पहले भी बोला हूँ कि जो कृति है उसकी प्रैक्टिस करो, जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए
तो आपको बेसिक ग्रामर रहेगा, जो 9th का ग्रामर था वो भी रहेगा। तो क्योंकि हम लोग बार बार देख रहे हैं कि व्हाट्सअप में कई बार स्टूडेंट लोग ऐसे डाउट्स पूछ रहे हैं कि सर ग्रामर में क्या रहेगा, या कॉल कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हिंदी और मराठी में जो 9th स्टैंडर्ड का जो ग्रामर है और उसके अलावा जो आपको जो बेसिक ग्रामर है मैं वही आपको दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है सुन आप लोग को? तो मैं आपको वही दे रहा हूँ, तो ज़्यादा आप इसमें टेंशन मत लो। ऐसे नहीं है कि कोई अचानक से नई चीज़ हम आपको दे देंगे, नहीं, जो आपने पढ़ा है वही हम आपको देंगे। और राइटिंग स्किल्स तो आप कब से बेटा, आप लोग तो पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं चलो बहुत पकड़ता हूँ 5th से आप राइटिंग स्किल्स कर रहे हो, लेटर है, कॉम्पोजिशंस हैं, तो ये सब। और 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स जो 9th स्टैंडर्ड में जो हमको राइटिंग स्किल्स थे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हो गए, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम क्या क्या हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो इतना सोचो मत आप, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, जितना आप सोचोगे उतना डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। तो राइटिंग स्किल में नॉर्मली क्या क्या है, लेटर होगा, है ना, फिर उसके बाद में बातमी लेखन होगा, है ना, यानी न्यूज़ जो रिपोर्ट राइटिंग है, बातमी लेखन होगा। फिर उसके बाद में सारांश लेखन, यानी आपको पैसेज दिया रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर होते हैं, या तो उसको फिर 1/3 करना होता है, उसको शॉर्ट करना होता है। कथा लेखन होगा, स्टोरी राइटिंग, और फिर राइटिंग स्किल्स में वही आग लास्ट में कॉम्पोजिशन। तो बस यही तो पैटर्न है, और क्या पैटर्न रहेगा बताओ मुझे, क्या डिफ़िकल्ट है इसमें। लेटर, सारांश लेखन, या तो उसको 1/3 करो, या तो उसके क्वेश्चन आंसर्स वाला आएगा, फिर बातमी लेखन आएगा, और स्टोरी और कॉम्पोजिशन। तो और कभी अगर आ गया तो एडवर्टीज़मेंट भी आपको पता है, आप 9th स्टैंडर्ड में एडवर्टीज़मेंट पढ़े हो। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, तो इतना आपको नहीं टेंशन लेना है। एडवर्टीज़मेंट में 2 तरह के आते हैं, या तो एडवर्टीज़मेंट आपको बनाने के लिए आता है, या तो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ओके, तो यही सब रहेगा, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, और जितना हमने पढ़ा है अब हमको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि आपने कितना समझा है और आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। ओके, दुआ में याद रखना आप लोग।